प्लानिंग का पार्ट होगा उनकी, होटल के खर्चे पर कल का वो सेल ऑफ जो था वो तो खैर एक ग्लोबल रिस्क ऑफ था जो प्ले आउट होता हुआ नजर आया। आपने शुरुआत में मेंशन करा कि लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों के मौके मिल रहेंगे जब सेटअप से पहले इन ग्लोबल क्यूज को मैं कैसे रीड करूं? आज रिस्ट्रिक्टेड फॉल हमने क्या प्रीएम्प्ट कर लिया था इसीलिए ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए आशीष, मेन चीज यहाँ पर ये है कि एक होती है रन ऑफ द मिल करेक्शन, डिक्लाइन छोटी सी आ गई, एक होता है ट्रेंड चेंज। कई लोग अभी भी एक ओवर कॉन्फिडेंस में है कि बस करेक्शन एक दिन में नहीं खत्म होती। करेक्शन अगर ये करेक्शन है तो लंबी चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस एक दिन में मार्केट करेक्ट हुआ, आपको ब्यूटीफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अगले दिन से फिर मार्केट चलनी शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन ये उस तरीके की लग नहीं रही है मुझे। जिस तरीके से नैस्डैक ने ब्रेक किए अपने लेवल्स, नैस्डैक में एक बहुत बड़ी बार बनी थी, वो 30 नवंबर का था दिन या 1 दिसंबर का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जिस दिन 7% नैस्डैक चला था, अब कल तक हमने उसके गैप को पूरा फिल कर दिया था। कल अब हम दिसंबर के लोस पे आ गए हैं, मतलब लोएस्ट लेवल्स ऑफ दिसंबर, और नैस्डैक जो है 52 वीक लो से सिर्फ 7% दूर रह गया। तो वो जो एक रैली बन रही थी, और नैस्डैक को मैं इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का लीडर नैस्डैक है। सारी की सारी मार्केट्स में नैस्डैक जो है, पहली बार भी जब करेक्शन आई थी, जब प्री कोविड एक करेक्शन आई थी, आपको याद होगा अगर, उसका भी इंडिकेशन सबसे पहले नैस्डैक ने दिया था। एक नैस्डैक ग्लोबल मार्केट को अगर करेक्शन फेज से जाना होता है तो सबसे पहले वो इंडिकेट करता है, और इसके लिए जब नैस्डैक जब चलना शुरू होता है तो एक इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मार्केट्स एक रैली की तरफ बढ़ रही हैं। एक और चीज, बॉन्ड मार्केट अभी भी प्राइस नहीं कर रही है वो हायर रेट्स यूएस में। वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे, क्योंकि जिस तरीके की कमेंट्री थी पावेल साहब की, और जिस तरीके का हॉकिशनेस था, अभी भी मान के चला जा रहा है कि बस अब एक ही रेट हाइक बाकी है, और वो भी बस 25 बेसिस पॉइंट की होगी, और दैट्स इट। अगर ये 1-1.5% तक और बढ़ गई रेट्स, तो उसके लिए मार्केट शायद मेरे ख्याल से प्रिपेयर्ड नहीं है। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखिए किस तरीके से ट्रैक किया जाए ग्लोबल मार्केट्स को, वो सबसे ज़रूरी है मेरे ख्याल से। कल एक और चीज़ हुई जो क्वाइटली हमने डिस्कस ही नहीं की, हालांकि मैंने क्लोजिंग टाइम पे काफ़ी उसको रेस किया था। आप डॉलर रुपी का इंटरडे चार्ट देखिए कल का, क्योंकि हम ब्रेंट की बात तो करते हैं, लेकिन ब्रेंट को हमको ट्रैक करना चाहिए विद रुपी के हिसाब से, और उसमें डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट इन दोनों को आप ट्रैक करेंगे। उसमें कल का आप एक बार रुपी का चार्ट देखिए, और कल हम बंद हुए थे जब, तो ये जिस तरीके से एक 82.76 गया था। अच्छा, ऑफशोर मार्केट में तो कल शाम को 83 हो गया था, आज सुबह थोड़ी रिकवरी आई है वहाँ पर, लेकिन 82, 85, 82, 86 अभी भी दिखा रहा है ऑफशोर मार्केट में, 82.90 तक दिखा रहा है। तो 82.90 के करीब अगर हम खुलेंगे वापस, और अगर हम 83 के पार जाएंगे डॉलर रुपये पर, तो वो एक मूड माहौल बिगाड़ेगा। मैं और नीरज जी वो उस दिन यूट्यूब लाइव कर रहे थे, किसी ने पूछा कि क्या सो चला जाएगा क्या डॉलर रुपी? मैं कहा भाई 2023 में सो चला गया तो फिर तो बाजार गया फिर तो सो तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक इंडिकेशंस तो हैं कि डॉलर, अच्छा इस बार का जो डिक्लाइन आया डॉलर रुपी का, वो पिछली बार वाला जो डिक्लाइन था डॉलर रुपी का, वो प्योर डॉलर की रैली थी। डॉलर इंडेक्स भाग के 115 तक गया था। इसकी वजह से एक हुआ था, वो कही था कि डॉलर की स्ट्रेंथ हावी हो, डॉलर की स्ट्रेंथ थी। और उसमें मैंने ये बात सही भी थी कि वो डॉलर की स्ट्रेंथ थी, वो मोर देन, और इंडियन रुपी तो काफी रेजिलिएंट था। ये वाला जो डिक्लाइन आया है, इसमें डॉलर कोई बहुत ज्यादा नहीं भागा, डॉलर 104 पर है इस समय। एक था 115 वाला डॉलर जिसमें आप गए थे, डॉलर रुपये यहाँ आता है, तो उसमें मैं समझ सकता हूँ ये क्यों हुआ। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर इंडियन मार्केट के लिए जो ओपन अप हो रहा है। ठीक है, हमारी मार्केट अब एफआई फ्लोज पर इतनी डिपेंडेंट नहीं है, और इसके लिए आउटफ्लोज भी होते हैं, तो भी हम उनको संभाल लेते हैं क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट तो है, मतलब इस पर नजर रखनी होगी। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये इस बार की कमजोरी डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ ना होने के या स्थिर रहने के बावजूद रुपया कमजोर हो रहा है, ये खासी दिक्कत की बात। और सारे सेंट्रल बैंक्स ने स्टेप डाउन ज़रूर करा है, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे यूएस फेड हो, चाहे ईसीबी हो, लेकिन सबकी कमेंट्रीज उतनी ही हॉकिश हैं। इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ये कह रहा है कुछ भी हो जाए, कितना भी अगर परसिस्टेंट रहा इन्फ्लेशन, तो हम कुछ भी स्टेप्स उठाने को तैयार है। ईसीबी ने भी इसी तरह की कमेंट्री दी। हमने कल वो यूएस फेड की कमेंट्री डिस्कस करी थी, सब उसी तरह से हॉकिश हैं। इन्फ्लेशन सरदर्द बना हुआ है, बस रिसेशन के डर के चलते ये स्टेप डाउन होते हुए लार्जली नजर आए। एक और दिक्कत है, आपने यूएस का डेटा पॉइंट्स गए थे, मैं पता नहीं कल जब देख रहा था ना गोला गड़बड़ा रहा है, तो गड़बड़ यूक्रेन वाला क्राइसिस भी एस्केलेट होता हुआ, कीव की तरफ यूएस की रशियन फोर्सेस पहुंचती हुई, यूएस कह रहा है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम्स को सप्लाई करेंगे, उस पर रशिया कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम प्रोवोकेटिव मानेंगे। इस बयान के बीच में एडिशनल सैंक्शंस लगा देना, ये सब बढ़ते ही चले जा रहा है, एस्केलेशन होता ही चले जा रहा है। आप कह रहे हो, हम लोगों ने सुबह बात की $20 बिलियन की फंडिंग युद्ध के लिए, हम चाइना भूल रहे हैं। चाइना ने अभी कल खबर आई कि वहाँ का सेंट्रल बैंक $100 बिलियन झोंक रहा है अपने सिस्टम में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अंदर से एकदम खोखली हो गई है।
एक्सपोर्ट गिरा है, नंबर बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट गिरा है, तो वो खूब पैसा डाल रहे हैं। एक तरफ कोविड सर्ज हो रहा है, एक तरफ वो पैसा सिस्टम में डाले दे रहे हैं। तो एक मतलब बहुत विचित्र सी स्थिति, उसको प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, रिसेशन आएगा। एक तरफ सिस्टम में पैसा डाला जा रहा है। तो तीनों पॉकेट में, रशिया यूक्रेन वाला, इधर चाइना वाला और इधर अमेरिका वाला, तीनों जगह एक अजीब तरीके की समस्या खड़ी हो गई हैं। दिक्कतें बढ़ रही हैं। ठीक है, ये ग्लोब के कंसर्न्स हैं, लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट कि हम कैसे प्लेस्ड हैं। कल वो मीनिंगफुल करेक्शन आया, ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल ठीक है, कल वो स्क्रीन देख के ही लग रहा था कि एफआईएस की तरफ से एक सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ नजर आएगा, पर लार्जली प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। ग्लोबल रिस्क ऑफ के बीच में दिख भी रहा था स्क्रीन पे कि वो आंकड़ा कमजोर आना है। कैसे सेटअप नजर आ रहा है? ये तेजी मंदी दोनों की तरफ मूड बन रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, कल एक्चुअली अगर आप देखें कल आशीष, तो कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। मतलब हमने तो इससे ज़्यादा सेलिंग ऑब्जर्व की है। कल 711 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग है एफआईएस की सिर्फ, उसमें तो 261 करोड़ तो डीआईएस ने ऑब्जर्व कर लिया है। नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कितनी है? 500 करोड़ की है। हमने तो 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग ऑब्जर्व करी हुई है, और उस दिन में मार्केट इतना नहीं करता है। कल मार्केट इतना क्यों गिरा है? कल मार्केट इसलिए इतना गिरा है, जो हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट हेज नहीं है। मार्केट में कोई भी रेडी नहीं था कि बड़ी डिक्लाइन आएगी। हमने वो 18,600 की पुट डिस्कस की थी। परसों जब मार्केट बंद हो रही थी, 18,600 की पुट 30 रुपए पे थी। मार्केट एक अज्यूम करके चल रहा था कि कोई भी प्रीमियम हो पुट में वो खा लिया जाए, पुट बढ़ेंगे ही नहीं यहाँ से। कल जो मार्केट की पिटाई हुई है, वो पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स ने इस मार्केट को जो संभाला हुआ है, और जो प्योरली वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के थ्रू इस मार्केट को प्ले कर रहे हैं, कल उनका पेन था मार्केट में। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आंकड़ों में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको जैसा लगेगा कि कहीं ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी, कहीं बहुत ज़्यादा कुछ। अभी 500 करोड़ की सेलिंग से कल इंडेक्स फ्यूचर्स का प्रीमियम देखिए, 88 पॉइंट का प्रीमियम हो गया था निफ्टी फ्यूचर्स पर, अब वो गिरकर हो गया 52 पॉइंट का। तो कल पेन थी सिस्टम में, कल सिस्टमिक पेन थी। कल किसी की पोर्टफोलियो पेन नहीं थी, कल एक सिस्टमिक पेन थी। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है, 1900 करोड़ बेचा है कल, और उसमें भी आप देखेंगे तो इक्वल कॉम्बिनेशन है। आधे लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, आधी शॉर्टिंग है। 9700 उन्होंने लॉन्ग कम किए हैं और 10,150 उन्होंने शॉर्ट ऐड किए हैं। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वो एफआई लॉन्ग शॉर्ट लेकर आइए कहाँ पर आ गया है। जब हमने सीरीज की स्टार्ट की थी तो 78% पे थे, फिर 61% पर आए, फिर हम 59% पर आए, अब हम 54% पर आए। वैसे ये बार्स को हम थोड़ा ठीक करेंगे, ये थोड़ा सा एक एल्गो थोड़ा सा गलत है हमारा। वो 54% कोई बहुत 54 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ 54 पे आ गए हम, ठीक है। नहीं वो डेटा ठीक है, वो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। बाहर के साइज की टेंशन, बाहर के साइज की टेंशन है, डेटा गलत नहीं है, वो ठीक है, वो उसको दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 54% लॉन्ग पर अब हम आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अगर 54 से और थोड़ा नीचे आ जाए, 50 से नीचे आ जाए, 45 तक आ जाए, उसमें आप जोड़ दीजिए पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो 0.88 पर अब, और वो था पहले 1.02 पर। तो निफ्टी भी अब 20 DMA 20 DMA इन सब के नीचे है। बैंक निफ्टी में अभी फिर भी थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन वो पुट कॉल रेशो देखिए वो लेकर आए 1.08 से घटकर हुआ 0.88। ये सारे आंकड़ों को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं आप एक जैसे कहते हैं कि एक नियर टर्म कंसोलिडेशन वाले बॉटम के करीब हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक और शेकआउट आना भी बाकी है। एक मुझे कहीं ना कहीं से एक जैसे कहते हैं गट फीलिंग वाली बात है कि ये वाली मार्केट जो है वो 18,180 190 वाला निफ्टी एक बार आपको दिखाने के लिए तैयार है, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है निफ्टी का, और वहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बनेगा। क्योंकि ये मतलब मुझे काफ़ी फैंसी लगता है कि बस एक दिन की करेक्शन आई, लोग बाहर हुए, अगले दिन मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हो गई। ऐसा मतलब मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हाँ, जो दोनों साइड के ट्रेड्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको कैसे अप्रोच करना है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो कल मार्केट की एक वार्निंग है कि एक वन वे थॉट प्रोसेस लेकर मत चलिए कि बस अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। 20,000 भी जाएगा निफ्टी, लेकिन उससे पहले क्या एक बार 18,000 आएगा, वो एक मतलब कई बार देखने वाली बात होती है। तो बस थोड़ा सा मामला इस समय कॉशियस हो रहा है, थोड़ा सा और, लेकिन सेल ऑफ आएगा तो मेरे ख्याल से मार्केट काफ़ी एक ओवरबॉट टेरिटरी से नीचे न्यूट्रल टेरिटरी में आ जाएगा। वो अच्छी बात होगी मार्केट के लिए। हाँ, थोड़ा सा एक्सेसेस निकलते हुए नजर आएंगे, वो हेल्दी होता है इस तरह का करेक्शन, ठीक है। लेकिन इस समय पेन है, और कल का स्क्रीन दिखाइएगा, कल का निफ्टी का शॉट दिखाइएगा। 8 पॉइंट के दबाव वाला निफ्टी बंद होते होते 250 पॉइंट नीचे। एक समय तो हम 18,400 के नीचे स्लिप हो गए थे। वो तो लकीली क्लोज उन लेवल्स के ऊपर होते हुए नजर आए, लेकिन काफी ज्यादा और सेलिंग बढ़ रही थी सेकेंड हाफ में, जो मेंशन भी हो रहा था। बहुत तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ कल। वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट हिल गया स्क्रीन को देखकर। क्या अप्रोच रखूं? अब आज बहुत मीनिंगफुल करेक्शन के साथ ना खुलें, 1/3% मान लीजिए दबाव है, निफ्टी सही कह रहा है, तो मेरा अप्रोच क्या होना है निफ्टी पर?
वीकेंड आ रहा है। हाँ, तो देखिए एक तो दो चीज़ें, एक तो निफ्टी का कल जो लास्ट ट्रेड था वो 18,395 पर हुआ, एडजस्टमेंट की वजह से हम 18,415 पे बंद हुए। बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेड तो 43,400 पर हुआ था, एडजस्टमेंट की वजह से हम 43,500 पर बंद हुए हैं। तो स्क्रीन जितनी दिखा रही है उससे ज़्यादा खराब थी एक्चुअली। अब क्या करना है, देखिए आशीष, निफ्टी ने एक चीज़ कल डिसाइसिवली ब्रेक की है, वो है उसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, 3 दिन पहले भी ये हुआ था, 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम गए थे, लेकिन उस दिन हमने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया था। कल हमने उसके नीचे क्लोज दिया है, और क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार के उसको आप चलो फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ गए हैं, तो अब इसको मैं एक डिसाइसिव ब्रेक मानूंगा। अब मेरे लिए मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली है जब तक कि 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम रिक्लेम नहीं कर लेते और उसके ऊपर बंद नहीं होते। वो लेवल कहाँ पर है अभी आशीष? 18,489 राइजिंग है, तो आप 18,500 मान लीजिए। तो 18,500 के ऊपर जब तक अब निफ्टी बंद नहीं होता है तब तक मार्केट का टेक्सचर जो है हमेशा वल्नरेबल रहेगा कि हर रैली में सेलिंग आ जाएगी। स्पेशली देखिए जिन्होंने कल लिया है ना, वो आशीष हर रैली पे बेचेंगे, क्योंकि कल इतनी पिटाई हुई है लोगों की कि वो सहमे हुए हैं, तो वो हर रैली पर जो भी उनको मिलेगी 40-50 पॉइंट की रैली, उसमें निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रैलीज जो है, ये रेड जो बड़ी रेड बार बनती है, उनका सिग्निफिकेंस यही होता है कि उसके बाद उसमें जो लोग फंसे हुए होते हैं वो हर रैली में निकलने की कोशिश करते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल क्या होगा ट्रैक करने के लिए, वो होगा 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,194 का। वहाँ तक मुझे लग रहा है कि जाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब आप एक कन्विक्शन देखिए, जो एक टाइम पे इतना ज़बरदस्त था वो कहाँ कैसे हिला। अब पुट्स लेकर आइए, कल तक तो लोग पुट्स बेच रहे थे ऊपर के भी लेवल के, मतलब जो जहाँ लेवल हमने अचीव भी नहीं किए तो उसके। अब देखिए आप 18,400 पे सिर्फ 25 लाख, 18,300 पे तो सिर्फ 16 लाख, और उसके बाद तो मैं देख रहा था कोई सिग्निफिकेंट बिल्डअप है ही नहीं, सीधा 18,000 पर है जाकर कि 18,000 पर आप मान के चल रहे हैं कि सपोर्ट आएगा 26 लाख। तो ये कल कॉन्फिडेंस जो है वो हर्ट हुआ है। अब वो दोनों तरफ की जो ट्रेड की आप बात कर रहे थे वो क्या होगी, पहले घंटे में आप ऑब्जर्व करिए मार्केट को, जिस तरीके का SGX निफ्टी दिखा रहा है, शायद हम नीचे खुलें, कल का लो ब्रेक करें हम, और एक पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो एक साइड हो जाए शॉर्ट साइड पर। वहाँ पर अगर आपको फॉलो थ्रू ना मिले पहले घंटे का लो, तो पहले घंटे का लो, पहले 15-20 मिनट का लो बेसिकली, उसको स्टॉप लॉस लगाकर फिर एक लॉन्ग की आप ट्राई करिए और इंट्राडे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बहुत सिंपल ट्रेड है ये अगर ट्रेड, क्योंकि अगर चलेगी तो आपको अच्छा बना के देगी पैसा, और इस ट्रेड को प्रॉफिट भी तब बुक करना है इमीडिएटली पहली रेड बार पे, जैसे ही उसके बाद एक पहली रेड बार बने वहाँ पर बुक भी करना है आपको, क्योंकि ये मार्केट जो है उसका टेक्सचर ओवरऑल अब बिगड़ गया है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ट्राई करनी है तो वो आपको तब मिलेगी जब अगर एक कल का लो ब्रेक होगा, थोड़ा नीचे जाएगा मार्केट और उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं देगा, और फॉलो थ्रू ना दे उस लेवल पर आप फिर बाय करें और डे लो को स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन सब इंटरडे लॉन्ग्स में पहले घंटे का स्टॉप लॉस और कैरी फॉरवर्ड ना करें लॉन्ग ट्रेड्स, ये आप मान के चले, क्योंकि मार्केट अब वल्नरेबल है गैप डाउन्स के लिए। एक और चीज़ होगी, 2 बजे तक वापस डाउ फ्यूचर्स नीचे आ जाएंगे, ये अभी रोज होगा। अभी अब इसीलिए मैं कह रहा था कि हम डीकपल होंगे कि नहीं होंगे। अभी डाउ फ्यूचर्स कुछ भी कर रहे हो 1:30-2 बजे तक वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेडिंग का टाइम होता है, वहाँ पर लोग फिर थोड़ा सा फियर फैक्टर में आ जाएंगे, और वो क्योंकि यूरोप में होती है उस समय ट्रेडिंग, तो 1:30-2 बजे आप नोटिस करना वापस डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव में आ जाएंगे। अभी कुछ भी कर रहे हो डाउ फ्यूचर्स, तो वो एक टाइम आएगा जहाँ मुझे लग रहा है कि आप एक वापस प्रॉफिट बुक करिए। और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि जब तक 18,500 नहीं रिक्लेम होता मार्केट, अब इस समय एक शॉर्ट का मार्केट है। मार्केट इस समय अब एक शॉर्ट का मार्केट, सारे लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए भी नजर आएंगे। ये है दिक्कत थोड़ी सी भारतीय बाजारों के लिए, और कल के बाजार में प्रेशर तो खैर चौतरफा था, कोई आईटी तो प्रेशर में था ही था, इन्फोसिस, TCS, जाते जाते बैंक सेकेंड हाफ में अच्छा खासा प्रेशर माउंट हुआ, कोई HDFC बैंक, ICICI बैंक वेटेज के लिहाज से प्रेशर को लीड कर रहे थे, दिक्कत भरी स्क्रीन। और खैर कोई कंप्लेंट नहीं, बैंक को लेकर इन्होंने बहुत सपोर्ट करा ऑफ लेट। एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन था तो थोड़ा सा नॉक मीनिंगफुल इस पॉकेट में भी देखने को मिला। एक तो आईटी और बैंक्स, मेरे को लगता है दोनों ही आज टच अपॉन करने चाहिए। कैसा मूड? देखिए आईटी में तो वापस एक डिक्लाइन स्टार्ट हो गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कल की आईटी अब वापस एक तैयार। अच्छा, आईटी में मुझे लग रहा है, हम बैंक निफ्टी की बात करें इससे पहले, आईटी में मुझे लग रहा है कि एक बार आप थोड़ा सा 12 महीने का भी चार्ट देख लें अगर आईटी का, तो ये देखिए एक इसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया था। अब उस लो को अगर इसने ब्रीच किया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया उस लो को ब्रीच तो अगले साल शायद आईटी आपको एक बड़ी ट्रेड देगी अगले साल। मतलब इस साल की लोज ब्रीच हुए तो दिक्कत शुरू, इस साल के लोज ब्रीच हुए तो दिक्कत शुरू, लेकिन उसमें अभी बहुत डिस्टेंस है मेरे ख्याल से। जो 52 वीक लो है काफी नीचे है मेरे ख्याल से, 26,500 के आसपास। हाँ, तो करीब 2,500 पॉइंट और नीचे है। तो 10% का और करेक्शन चाहिए, 10% मुझे लगता नहीं कि आएगा फ्रैंकली। तो
वो एक जोन होगा जहां पर आसपास आपको मुझे लग रहा है कि एक बाइक आप इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए 26,000 वाला निफ्टी आईटी आपने ऑलमोस्ट 31,000 दिखाया इस रैली में और वहां से फिसला है, तो ठीक है। बड़ी ट्रेड 2023 में आएगी आईटी में, जब हर कोई ये मान लेगा कि यूएस में रिसेशन आ रहा है और हर कोई ये मान लेगा कि टॉप लाइन की प्रॉब्लम आ रही है और एक आध इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स अगर खराब आ गए मान लो अक्टूबर टू दिसंबर के, तो जनवरी वाला अर्निंग सीजन है, जनवरी का अर्निंग सीजन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। उस डिक्लाइन में अगर आपको स्टॉक्स 52 वीक लो के नीचे मिले और ये जो स्टॉक्स हैं वापस अपने एवरेज मल्टीपल्स पर आ जाएं, तो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा टाइम होगा। ट्रेडिंग के लिए अभी निफ्टी आईटी में जगह नहीं है। निफ्टी बैंक देखिए कल इसने क्लोज दिया बहुत टाइम के बाद 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हल्का सा नीचे, उसके अराउंड ही उसने क्लोज दिया है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आशीष यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ सकती है। यहाँ पर मेरा अभी भी व्यू वो शॉर्ट वाला नहीं है। यहाँ पर मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और मैं ये कहूँगा कि अगर इनिशियल सेलिंग के बाद थोड़ा सपोर्ट लिया तो वही जो बात हो रही थी कि आप लेवल्स निफ्टी के ट्रैक करिए लेकिन ट्रेड बैंक निफ्टी में लीजिए प्योरली एज अ डे ट्रेडर। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,144 उसका स्टॉप लॉस लगा के एक आप लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और देखिए बैंक निफ्टी में क्यूट ट्रेड्स ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है कि हर 100 पॉइंट पर आप सोचेंगे चलिए अब तो बॉटम हो गया, क्योंकि जब ये गिरता है तो बहुत जबरदस्त गिरता है। कल 1 घंटे में 500 पॉइंट गिर गया था बैंक निफ्टी। तो स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिए और वो स्टॉप लॉस लगे तो निकलिए वहां से बैंक निफ्टी में, क्योंकि कोई ट्रेडर 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। एक बहुत सिंपल मान कर चलिए। तो अगर हम नीचे स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर ये लेवल की रेलेवेंस आ जाएगी। फर्स्ट आवर लो होल्ड करना जरूरी है, अगर वो लो होल्ड किया तो मेरे ख्याल से एक आपको रैली मिल सकती है। अभी भी पोजिशनल शॉर्ट नहीं है बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स है। तो निफ्टी का भले ही सेल ऑन रैली हुआ लेकिन बैंक निफ्टी में अभी एटलीस्ट वो एक क्लियर सेल इनिशिएट नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाय की तरफ ही बायस है उसमें। बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये हो गया आईटी, ये हो गया बैंक्स, दोनों हेवीवेट, दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में भी व्यू। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है फ्राइडे का मुनाफे की तैयारी का पैनल, वो सारा आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग।